नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है। आज हम आपसे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बातचीत करेंगे। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस डे को मनाने का कारण या ध्येय ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में अवेयरनेस जनरेट करना, इसकी डायग्नोसिस, इसका प्रिवेंशन, इसका ट्रीटमेंट, इसके कॉजेज, हम क्या करें क्या ना करें, इस सभी तरीके की बातों में अवेयरनेस को पैदा करना इसका खास मकसद है। आपके लिए कोटेशन है दोस्तों, लव योर बोन्स, प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। इसी कोटेशन को ध्यान में रखते हुए आज आपके हड्डियों की सुरक्षा के लिए आज अपने चैनल में मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को इनवाइट करा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन देते हैं और उनका वेलकम करते हैं। डॉक्टर नवीन मित्तल आज हमारे यहाँ साथ हैं और डॉक्टर नवीन मित्तल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में है। डॉक्टर साहब से आज हम बातचीत करें उसके पहले आपका वेलकम है और बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for inviting me. I'm really privileged to be here today. Thank you so much. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक हैं, जो लोग सुन रहे हैं हमें, उनको आप ये बताएं कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस अगर हम नाम से चलते हैं, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोरस। इसमें ये होता है कि बेसिकली हमारी बोन्स जो होती हैं वो पोरस हो जाती है। पोरस अगर हम एक हिंदी टर्म्स में चलें, इसका ये मतलब है कि हमारी हड्डियां जो हैं खोखली होनी शुरू हो गई है। अच्छा, तो खोखली होने की वजह से उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से फ्रैक्चर का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पता कैसे चलता है कि मतलब सिम्टम्स हम इसको कह लें या लक्षण, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बोन्स पोरस होने लगी हैं? इसके बारे में कुछ है, इसका आइडिया कैसे लगता है? अगर आपको पेन होता है जी, अगर जैसे कि नॉर्मल जैसे 50 ईयर्स से अबव जब हम फीमेल्स की बात करते हैं जी, जब उनकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, जबकि जैसे उनके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, जैसे हम मीनोपॉज कहते हैं जी, तो जो बोन में नॉर्मल एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो उनको बनाता है, उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है जी, जिसकी वजह से बोन्स बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती हैं। जी, तो अगर आपको पेन होता है, पेशेंट को पेन होना शुरू होता है जो कि बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसा लगता है कि जितनी एक्टिविटी हम पहले कर लेते थे, अगर पहले सपोजिटली 1000 कदम चल लेते थे बिना पेन के, अब अगर सिर्फ 500 कदम ही चल रहे हैं तो हमारी बोन्स वीक होने लगी है। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रैक्चर हो जाते हैं। ठीक है। ये वाले जो फ्रैक्चर होते हैं इनका पता ही नहीं चलता पेशेंट को। ठीक है। उनको चलते रहते हैं, दर्द होता है, तब वो सोचें कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया फ्रैक्चर हो जाता है अपने आप, तो ये फ्रैक्चर अपने आप ठीक भी हो जाता है कि जैसे फ्रैक्चर तो बहुत एक बड़ा टर्म लग रहा है कि फ्रैक्चर अपने आप हो जाता है, तो हमें तो एहसास होगा कि फ्रैक्चर हुआ है, कि ये थोड़ा सा क्लैरिटी इसको दें आप। जो ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर होते हैं जी, वो बेसिकली 3 जगह पे होते हैं। एक तो जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें फ्रैक्चर जो होते हैं सबसे कॉमन उसमें होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। दूसरे होते हैं हमारे चूल्हे की हड्डी के फ्रैक्चर होते हैं, या फिर जैसे हमारी रिस्ट के, घुट के फ्रैक्चर हो सकते हैं। ठीक है। तो जो रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें ये होता है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मगर वो चलते फिरते रहते हैं। अच्छा। तो मगर फाइनली जब उसका इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं जी, तब पता चलता है कि वो जो रीजन था उसका ऑस्टियोपोरोसिस था, जिसकी वजह से वो कॉमन अगर टर्म्स में जिसे कहते हैं कि मन का दब गया है। ठीक है। मगर वो चलते रहते हैं तब वो पता चलता है। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत लोगों से सुना है, ऐसी मनके की प्रॉब्लम होती है। एक चीज और है डॉक्टर साहब, इसी क्वेश्चन पे हम अभी और बात कर रहे हैं आपसे कि आपने बताया कि हड्डियां जो दर्द होने लग जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे शरीर के हर हड्डी में दर्द नहीं हो रहा है। कई बार लोग बताते हैं कि यहाँ उंगलियों में दर्द हो रहा है या फिर कोई घुटनों की बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या ये एक शुरुआत है ऑस्टियोपोरोसिस की या ये एक अलग समस्या है? वो एक अलग समस्या जी। अगर जैसे कि हमारे घुटने में दर्द होता है जी, तो वो घुटनों की दिक्कत होती है कि घुटनों की ग्रीस खत्म होनी शुरू हो गई, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जैसे आप हाथ के जोड़ों में दर्द कह रहे हो, वो बेसिकली गठिए का होता है। अच्छा, गठिया अलग चीज है? गठिया अलग चीज, ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है? नहीं, गठिया की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अदरवाइज गठिया अपने आप में एक अलग बीमारी है।
अच्छा, तो गठिया बीमारी अलग है, ऑस्टियोपोरोसिस अलग है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन जो है पोरस होती है, खोखली होने लगती है। और गठिया में क्या होता है, गठिया की बात भी कर लेते हैं, फायदा हो जाएगा हमारे दर्शकों। गठिया में तो एक तरह से एक फैक्टर है, रूमेटॉइड फैक्टर, जो कि बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी मात्रा बॉडी में ज्यादा होती है। रूमेटॉइड क्या होता है डॉक्टर साहब? रूमेटॉइड एक तरह का गठिया है, गठिए का फैक्टर है, एक तरह का आप कहिए कि जीन है। अच्छा। जो फैक्टर ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से हड्डियों को अंदर से खाने लग जाता है। तो यानी कि ये इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम इसमें कुछ भी इसका बचाव नहीं कर सकते। नहीं, गठिए का बचाव नहीं कर सकते, मगर ऑस्टियोपोरोसिस का कर सकते। ऑस्टियोपोरोसिस का कर सकते। हम ये इसके बारे में भी आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके पहले डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगी, आपने बताया कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स या मीनोपॉज की समस्या, जब मीनोपॉज आता है लेडीज की जीवन में 45 साल के बाद में, तो हार्मोन की कमी होती है तो लेते हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या केवल फीमेल में होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स और मेल्स दोनों में ही होता है। ठीक है। ये होता है कि नॉर्मली जैसे हमारी बॉडी है, बोन की जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो 35 इयर्स ऑफ एज पे आती है। ठीक है। जबकि हमारी बॉडी जो सी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बोन्स की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। उसके बाद जो हमारी बॉडी के चेंजेस हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि हमारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती। ठीक है। जैसे बोन में बेसिकली 2 टाइप ऑफ सेल्स हैं, एक ओस्टियोब्लास्ट, एक ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट जो से होते हैं बोन को बनाते हैं, ओस्टियोक्लास्ट जो सा होता है वो खराब हुई बोन को खत्म करते हैं। अच्छा। तो जैसे कि ओस्टियोक्लास्ट ने खत्म की बोन को, उस फ्रीक्वेंसी से उस रीमॉडलिंग पोटेंशियल ओस्टियोब्लास्ट नहीं कर पाते। ठीक है। जब वो नहीं कर पाते तो बोन वीक हो जाती है और उसको ओस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। ओके। तो ओस्टियोपोरोसिस के कारण बेसिकली मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। ठीक है। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में ये है कि बेसिकली जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। इसमें ये है कि बेसिकली कुछ लोगों में जीन्स पाए जाते हैं, उनकी फैमिली में रन करता है, फादर को, मदर को, ग्रैंड मदर को, जो उनमें ये टेंडेंसी है कि बोन्स वीक हैं, तो उनमें ज्यादा टेंडेंसी रहती है। ठीक है। मॉडिफाइबल फैक्टर्स में ये होता है कि एक तो जैसे फीमेल्स की हमने बात की कि उनमें जब उनकी हार्मोन्स कम होने शुरू हुए, जिसकी वजह से चेंजेस जो हैं ज्यादा जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। बाकी हमारी लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं। अगर कोई जैसे कि मेल्स हैं जो डायबिटीज है जिनको, या फीमेल्स को भी डायबिटीज है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन है, या फिर गठिया है, या सीओपीडी, अस्थमा वगैरह है, थायराइड की बीमारी है, उसमें जो ऑस्टियोपोरोसिस के चेंजेस हैं वो बहुत जल्दी आने लग जाते हैं। जी, तो ऐसे में उनको इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा जिनको इस तरीके की समस्याएं हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि खाली फीमेल में होता है, मेल में भी हो सकता है। और वर्ल्ड वाइड हम ट्रेंड देखें जी, जो डेटा पब्लिश हुआ है जी, कि अबव 50 इयर्स फीमेल जो हैं जी, उसमें से 2 में से 1 फीमेल को और 8 में से 1 मेल को ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर हो रहे हैं। ओके, तो फीमेल में फिर भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई आपके इस आंकड़े के हिसाब से, तो फीमेल को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और वो भी कारण है कि एस्ट्रोजन हार्मोन की भी कमी हो रही है। तो उस हिसाब से अगर जो हम समझें, एक ले मैन की लैंग्वेज में, भाषा में समझें, तो वो ये है कि मीनोपॉज के बाद हमें खास तौर पे अपने हड्डियों की ओर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो नेचुरल तरीके से हमारे हड्डियों की देखभाल हो रही होती है, जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन नहीं रह जाता है। तो हमें खास तौर पे कुछ सप्लीमेंट वगैरह लेने पड़ेंगे और उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। क्या सप्लीमेंट लेने हैं, क्या खाना है, क्या बचना है, इस पे हमारा आगे क्वेश्चन होगा। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन से जुड़ा दूसरा मेरा सवाल है आपसे कि क्या ये मिथ है डॉक्टर साहब कि एजिंग के साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस जुड़ा है? क्या 50 साल से नीचे या किसी युवा को कभी बोन की समस्या ऐसी नहीं हो सकती है, या क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? नॉर्मली जो है ये अबव 50 इयर्स शुरू होता है जी, मगर अगर कोई बॉडी में ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं जी, तो अबव 35 इयर्स ऑफ एज ये शुरू होने लग जाता है जी। बाकी हमारी लाइफस्टाइल में इसका बहुत ज्यादा रोल है। अगर कोई ओबीस है, अगर उसका वेट ज्यादा है, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी सेट इन होएगा। साथ में अगर लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है कि हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, ज्यादा चलते फिरते नहीं, सैर नहीं करते, तो ऑस्टियोपोरोसिस और जल्दी सेट इन होगा। साथ में अल्कोहल, स्मोकिंग, इनका बहुत ज्यादा रोल है। अगर कोई एक्सेसिव अल्कोहल ले रहा है अबव दी प्रिस्क्राइब लिमिट एंड स्मोक करते हैं, तो उसमें भी जो है हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर होने लग जाती हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अबव 50 इयर्स है, बट जो उससे नीचे अगर हो रहा है तो वो हमारी गलती है कि हम
ज्यादा हड्डियां कमजोर होती जी, तो इस हिसाब से ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, ये लाइफ स्टाइल से तो डेफिनेटली जुड़ी हुई है। हम सभी को अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसे चेंजेस लाने चाहिए कि हमारी हड्डियों की समस्या से हम बच सकें, या यूँ कह सकते हैं कि प्रिवेंशन की ओर ध्यान देना चाहिए, समझते हुए कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या। हम खास तौर पे महिलाओं की बात मैं करूँगी, जिन महिलाओं को मीनोपॉज हो चुका है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 50 साल के ऊपर की ओर चल रही हैं, ऊपर की अवस्था में है वो, राइट साइड ऑफ 50, तो उनको खास तौर पे ध्यान रखना है। पर क्या ध्यान रखना है, हमें किस तरीके का प्रिवेंशन करना चाहिए, उस पर मैं डॉक्टर साहब से जानकारी लेना चाहूँगी। तो डॉक्टर नवीन, आप ये बताएं, सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रिवेंशन की मैं आपसे बात करूँगी कि ऑस्टियोपोरोसिस हो ना सके, हम किस तरीके के प्रिवेंशन करें। सबसे पहले तो मैं फूड पे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या आप कोई फूड को रिकमेंड करेंगे कि हमें ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, आप क्या कहेंगे? फूड जो हमें नहीं खाना वो जी। बेसिकली फैटी फूड है। जी, तला हुआ खाना जौन सा है जी। उसको ज्यादातर अवॉइड करना चाहिए। ओके। तले हुए खाने से ओबेसिटी आती है, जी, बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो फैटी फूड, तला हुआ खाना, ज्यादा चीनी वाला, जी, उन चीजों को अवॉइड करना। जी, जो बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए चाहिए वो प्रोटीन्स चाहिए, हमें कैल्शियम चाहिए और विटामिन डी की सप्लीमेंट चाहिए होते जी, हैं। जी। तो अगर हम बात करें कि प्रोटीन्स किस चीज में होते हैं, प्रोटीन्स जौन से हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पल्सेस, दालों में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। साथ में ही जो वेजिटेरियन सोर्स में पनीर में होता है और सोयाबीन में होता है, जी, जो एक स्पेशल पनीर आता है टोफू, उसमें भी काफी अच्छा सोयाबीन होता है, जी। प्रोटीन को बिल्डअप करते हैं। तो प्रोटीन्स के लिए अगर वेजिटेरियन है तो ये सब अच्छा है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खा लेते हैं तो एग्स इज गुड, जी। एंड साथ ही में जो आपके चिकन है दैट इज गुड फॉर योर डाइट। वो ओके। आपसे प्रोटीन्स की डाइट जो सी सप्लीमेंट करते हैं। जी, हाँ। अगर हम बात करें कैल्शियम, कैल्शियम प्राइमरीली जो होता है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है। तो दूध, दही, पनीर, ये चीजें आप अपनी ज्यादा मात्रा में लेंगे ठीक तो है, उससे आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ जौन सी होती है ठीक है। ज्यादा अच्छी बन जाती है। ठीक है। आजकल एक ऐसी मिथ डेवलप हुई है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने। नहीं लेने, बहुत ज्यादा इस पे लोग बात कर रहे हैं हाँ। कि नहीं लेना चाहिए, आप क्या कहेंगे? मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। जी, मिल्क जो है उसको लेना चाहिए, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ही बेसिक सोर्स है कैल्शियम, जी। उनको एक मात्रा में जरूर लेना चाहिए। तो जैसे अगर कैल्शियम की फिर भी कमी पूरी नहीं हो पाती है, तो क्या आपको लगता है कि 50 साल के बाद खास तौर पे मैं कहूँगी महिलाओं को क्या सप्लीमेंट कोई भी, जैसे शेल कैल या कोई, मैं नाम मतलब मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि कोई नाम दे सकूँ, कैल्शियम की किसी भी फॉर्म में कोई मात्रा लेनी चाहिए? हाँ जी, अगर डेली? अबव 50 इयर्स अगर आपकी एज हो गई है जी, और आपको बोन्स में पेन रहता है, जी। ये नहीं है कि एवरीवन टेक्स कैल्शियम, अच्छा। हर जी, किसी को कैल्शियम नहीं लेना। जी, अगर आपको पेन्स रहते हैं या कोई आपकी हिस्ट्री है कि आपको फ्रैक्चर डेवलप हो रहे जी। हैं, तब आपको जरूर कैल्शियम लेना शुरू करना चाहिए। ठीक है। कैल्शियम जो बेस्ट फॉर्म होता है, अगर हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट आता है, कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट आता है, जी। जो बेस्ट एब्जॉर्प्शन है उसकी कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट की होती है। अच्छा, तो ठीक है। उसको जो आपका डॉक्टर है उसको प्रिस्क्राइब करते हुए कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मैं ये कहूँगी कि अगर कैल्शियम भी, दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं, आप लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। मेरे को भी आज एक नई बात पता चली कि अगर आपके दर्द है तब बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता था कि 45 साल की उम्र हो गई है, कैल्शियम तो लेना है एवरीडे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ मेडिकेशन से हमें बचना चाहिए, और डॉक्टर की एडवाइस से, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि खास तौर पे कैल्शियम, कौन सा कैल्शियम बताया आपने? कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट, कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट, ये खास कैल्शियम है, यही वाला लेना चाहिए। इस तरीके की कितनी जानकारी है जो हमें नहीं पता होती और हम कुछ भी ले लेते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन से भी बचें डॉक्टर सेल्फ साहब ना? मेडिकेशन से बचना चाहिए। जी। अगर आप बिना बात से कैल्शियम अपनी बॉडी में लेते हैं जी, तो ये कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से रीनल स्टोन्स हो सकते हैं, किडनी के स्टोन हो जाते हैं। स्टोन्स हो सकते हैं। बाकी आपके कैल्शियम जो है हार्ट पे भी असर करता है, जी, जी, जी। जिसकी वजह से आपको हार्ट की दिक्कत हो सकती है, और साथ में पैंक्रिटाइटिस भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, तो अभी आपने जैसा कि बताया कि कैल्शियम के बारे में कि हमें अगर ज़रूरत है तभी हमें कैल्शियम लेनी चाहिए। तो अब ये तो सारी बातें रही प्रिवेंशन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और है कि क्या कोई एक्सरसाइज में भी, हम जिम चले जाते हैं या वॉक करते हैं, हमारे नीज में दर्द हो रहा होता है या हमें कोई और भी बोन की समस्या होती है, हम
कभी सलाह नहीं करते डॉक्टर से, तो क्या वो उसमें भी सलाह करनी चाहिए या आप क्या उसमें बताना चाहेंगे? एक्सरसाइज तो एक वैसे ही अच्छी है बहुत बॉडी के लिए। जी कोई भी अगर हड्डियों की बीमारी है उसके जी। लिए एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी है। जी मगर अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है जी। तो ऑस्टियोपोरोसिस के रिगार्डिंग आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। अच्छा और जी। अगर कोई एल्डरली पेशेंट है, उसको बहुत ज्यादा अगर हड्डियां मजबूत हैं जी और अगर कमजोर होनी शुरू हो गई हैं, तो उनको एक ना प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए, जैसे कि व्हील चेयर से या फिर वॉकर से या स्टिक से चलना चाहिए, ताकि ठीक है। इसके फ्रैक्चर जो है वो प्रिवेंट आउट हो जाए। अच्छा ठीक है, वो उसका सहारा लेके अगर सहारा करना लेके चाहिए जी। और लास्ट आपसे मेरा ये सवाल है कि ट्रीटमेंट के बारे में कि जब भी ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो डॉक्टर के पास जाके हम ट्रीटमेंट लेते हैं, तो क्या ये रिवर्सिबल है? क्या ये ट्रीटमेंट इसके फायदा करते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो सबसे पहले जब आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे, जी। वो आपका एक टेस्ट करवाएगा जी जिसको डेक्सा स्कैन कहते हैं। जी डेक्सा स्कैन करने पे उसको पता चलता है कि आपकी हड्डियां कितनी कमजोर हैं। उसमें एक स्कोर होता है, जैसे टी स्कोर कहते हैं, जी जिससे आपको पता चलेगा हड्डियां कितनी कमजोर हैं। जी। उसके बाद वो आपका ट्रीटमेंट शुरू करेगा, जिसमें कि आपको कैल्शियम देना शुरू करेगा, विटामिन डी देगा। विटामिन डी के बेस्ट होता है नेचुरल सोर्स, जी। जो कि सनलाइट है। वो तो सुबह- मिल नहीं पाती आजकल किसी को, तो उसके लिए क्या करें? सनलाइट में कहाँ कोई बैठता है आजकल? सबसे उसके लिए हमें ट्राई करना चाहिए कि सुबह 6 से 9 के बीच की जो सनलाइट होती है वो अच्छी होती वो है। सबसे बेस्ट होती है। उसमें स्किन आप के लिए भी नहीं नुकसान करेगी, अदरवाइज तो स्किन की समस्या शुरू Skin होती है जी। उसमें आप कोई वॉक कर सकते हैं, जो जी। आपको दोनों फायदे करेगा, विटामिन डी भी मिलेगा और आपकी Walking भी एक्टिविटी भी होगी जी जी। साथ में। या फिर कोई गेम खेल सकते हैं, जैसे गोल्फ हो गया, टेनिस हो गया, बिल्कुल वो सबसे ठीक है। नेचुरल सोर्सेज होते हैं। Natural source। बाकी अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, जी डाइट में कोई भी फैटी फूड अवॉइड करें। जी। साथ में कोई भी रिस्क फैक्टर है जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह, वो नहीं करना आपने। ठीक है। अगर लगता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, वो आपको डायग्नोसिस बनाएगा एंड फर्दर फिर आपकी सप्लीमेंट शुरू करेगा। तो ये तो ट्रीटमेंट की बात रही, इसी से जुड़े सवाल है, अंतिम चरण में ही हूँ। ये पूछूंगी कि बोन डेंसिटी की बात होती है, क्या बोन डेंसिटी करवा लेनी चाहिए या बिना किसी बीमारी के प्रॉब्लम के भी करवानी चाहिए, या जब महसूस हो कोई बोन की समस्या है तब करवाना चाहिए? बोन डेंसिटी जो नॉर्मली इंडिकेटेड, जैसे मैंने डेक्सा स्कैन बोला जी वो अबव 50 इयर्स ऑफ फीमेल जी। एंड अबव 60 इयर्स मेल को करवानी चाहिए। ऐसे भी प्रिवेंशन किससे करवा लेनी चाहिए या प्रॉब्लम आने पे करवाना चाहिए बोन डेंसिटी? प्रॉब्लम आने पे करवाना चाहिए, प्रॉब्लम आने या पे तो करवाना बोन्स में पेन है या फिर जी फ्रैक्चर। जी जी। ऐसे मेरे पास काफी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि पहले से ही करवा के आते हैं। अगर वो करवा के आते हैं, जैसे कि 15-15, 20-20 साल के बच्चे भी आते हैं जो करवा के आते हैं, उसका उस एज में कोई पॉइंट नहीं करवाने का। अच्छा ठीक है। तो ये सब कुछ बातें थी, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत ही फायदा हुआ होगा और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों ने डॉक्टर नवीन के साथ जो बातचीत सुनी, जो उनकी गाइडलाइंस थी, जो हमारे क्वेश्चंस थे, जो जवाब आए उधर से, उसका आपको अपनी हड्डियों को संभालने में अगर प्रॉब्लम है तो उसके ट्रीटमेंट में ज़रूर काफ़ी जानकारी हासिल हो गई होगी और आप अपने हड्डियों की हिफाजत भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर नवीन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी और बहुत ही नई नई बातें बताई जिससे सबको फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। एंड दोस्तों, टू सक्सीड इन लाइफ यू नीड 3 things in life, I feel: a strong wishbone, a strong backbone, and a strong funny bone. Please take care of yourself. Even if you break your bone, please don't give up. Just stand up and rebuild as your bones do. Thank you so much. फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर बहुत जल्दी, यूं ही चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इससे कोई अच्छी जानकारी मिली हो तो इसे लाइक जरूर करिए और प्लीज शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।